अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 340वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, गवर्नमेंट के फैसले से मुल्क की इकनॉमी का कितना बड़ा नुकसान हुआ, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे मुल्क में गरीब अभी भी परेशान है। वो बैंकों के सामने लाइन लगा के खड़ा हुआ है, लेकिन ब्लैक में अगर आपको अपना मनी एक्सचेंज कराना है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बेचारे गरीब है, एक आदमी के पास 2,65,000 रुपये थे। हैबत की वजह से कि मेरे पास 15,000 रुपये ज़्यादा है, वहीं पे उसको हार्ट अटैक आ गया, जगह पे मर गया वो, सिर्फ 15,000 रुपये ज़्यादा होने की वजह से। और दूसरी तरफ एक बैंक के मैनेजर को पकड़ा गया जो 5 करोड़ रुपये एक्सचेंज करके दे रहा था 30% के हिसाब से। मैं सोचने लगा, क्या मुल्क है हमारा। ब्लैक मनी वालों के लिए ओपन अभी भी रास्ते खुले हुए हैं, आराम से वो अपना मनी चेंज करके ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। हिंदुस्तान है ये कोई यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका नहीं है, ये कोई यूनाइटेड किंगडम नहीं है कि वहाँ के जैसी सख्ती यहाँ होंगी, या ये कोई अरब मुल्क नहीं है कि जहाँ पे कुरान और हदीस का निज़ाम चलता है। और जैसे सऊदी अरबिया के अंदर पिछले दिनों एक शहजादे को जुर्म करने की वजह से कोड़ों से झोड़पा गया, ये कोई चाइना नहीं है जहाँ पे मिनिस्टरों को शाही एजाज के साथ दफन किया गया, और जब पता चला कि वो रिश्वतखोर था, उसकी कब्र खोद के उसको निकाला गया और फांसी पे लटकाया गया। चाइना में सबसे ज्यादा, आपको मालूम होना चाहिए, मौत की सजा दी जाती है। और क्यों दी जाती है? रिश्वत और भ्रष्टाचार की वजह से। वहां पे सजा ही मौत है, चाहे आप 5 रुपये की रिश्वत लो या 5 करोड़ रुपयों की लो। हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे ईमानदार सुकून से जी नहीं सकता और बेईमान यहाँ पे आयश कर सकता है। गरीब आदमी 15,000 रुपये ज्यादा है, हार्ट अटैक से मर रहा है, और बेईमान आदमी जिसने ब्लैक मनी के ढेर और पहाड़ लगाए हुए हैं, उसको एक कतरा भी पसीना नहीं है उसके सर के ऊपर। क्यों? उसको मालूम है अपनी सेटिंग है। बैंक मैनेजर को 30% दे दो या और कोई रास्ता और कोई जुगाड़। यहाँ पे जुगाड़, ये मुल्क ही जुगाड़ों का है। जुगाड़ बिठाना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। एक न्यूज़ और पढ़ा मैंने, दिल्ली के अंदर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से 2 लोग उतरे, उनकी जब तलाशी ली गई तो 2 करोड़ रुपये उनके पास जो नई करेंसी है, 2000 के जो नोट है, वो 2000 की नोट के 2 करोड़ रुपये उनके पास में मिले। कहाँ से आ रहे थे? तो बॉम्बे से आ रहे थे। ट्रेन के अंदर उन्होंने वो पैसे लेकर आए, लेकिन दिल्ली में पकड़े गए। कहाँ से आए उनके पास 2 करोड़ रुपये? यहाँ पे गरीब आदमी को 2,000 रुपये मुश्किल से दिए जा रहे हैं, और अभी तो वो भी आज से बंद हो चुके हैं। अब आज से आपको खाली पैसे वहाँ पे डिपॉजिट करना है, वहाँ पे एक्सचेंज आप बैंक के अंदर करके नहीं ले सकते। यानी गरीब के लिए जुल्म क्या हो चुका है। गवर्नमेंटें हमारी फेल है, फेल। इन्होंने पहले भ्रष्टाचार पे, इन्होंने पहले अपने अधिकारियों पे, इन्होंने पहले अपने ऑफिसर्स के ऊपर लगाम लगाना चाहिए। ऐसी सख्त सजाएं हिंदुस्तान के अंदर रिश्वत की होना चाहिए कि जो रिश्वत ले उसको नंगा करके भरे चौक के अंदर जूते को वंगन के अंदर डुबा के निकाला जाए। वंगन जो होता है, वंगन किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो ऑयल जो इंजन वगैरह के अंदर पूरा यूज होने के बाद में जिसको फेंक देते हैं, वैसा जो यूज हुआ ऑयल है उसमें डुबा के इनके डबर रोटियों पे सेकना चाहिए। और इतना सेकना चाहिए कि जब तक इनके पूरे डबर रोटियां लाल नहीं हो जाते। ऐसा जब तक ये रिश्वत लेने वाले गवर्नमेंट अधिकारियों को सजाएं नहीं मिलेंगी, अब नहीं तो मौत की सजा दे देना चाहिए जैसे चाइना के अंदर है, तो तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। गरीब लाइन में खड़े हुए हैं और ब्लैक मनी वालों को जो पीछे का दरवाजा है उससे नोटों के बंडल फेंके जा रहे हैं, नोटों के बंडल दिए जा रहे हैं,
उनके 5-5 करोड़ एक्सचेंज हो रहे हैं, उनके 2-2 करोड़ एक्सचेंज हो रहे हैं, और गरीब 2-2 हजार के लिए मोहताज। एक आदमी ने पूरी फैमिली को अपने खत्म कर दिया। क्यों? पैसे नहीं घर के अंदर खर्चे के लिए, भूख से बच्चे बिल बिला रहे हैं और खुद भी मर गया वो। लाइन में 350 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर है, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया पार्लियामेंट में, जिसके ऊपर बीजेपी के जो मेंबर थे ऐसे उछलने कूदिया मारने लगे। उन्होंने कहा कि इतने लोग जितने यहाँ पे लाइनों में मर रहे हैं, उतने जवान तो हमारे बॉर्डर के ऊपर भी नहीं मरते हैं, उतने तो हमारे लोग जो है दूसरे मुल्कों से लड़ाई के अंदर भी शहीद नहीं होते हैं, उससे ज्यादा लोग तो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी गोली के, बगैर किसी हथियार के लाइनों में मर रहे हैं। गवर्नमेंट ने प्रोपेगेंडा किया, बोले हमारे नोटबंदी की वजह से हमारे जो पड़ोसी देश है, जो देश डुप्लीकेट नोटें छपा छपा के इंडिया में फैला रहे थे और डुप्लीकेट करेंसी चला रहे थे। अब मैं आपको बता दूं, खुद गवर्नमेंट के फिगर के हिसाब से बोले 400 करोड़ की डुप्लीकेट 1000 और 500 की नोटें मार्केट में चल रही थी। उसके लिए उन्होंने लोगों के घरों से 16,000 करोड़ रुपए का पैसा जो है बैंकों में जमा करने लगाया। अभी तक जो हुआ, अब आगे और कितना होगा पता नहीं है। यानी टोटल 30 लाख करोड़ भी अगर हम पकड़ेंगे, माफ करना 16,000 नहीं है, वो 16 लाख करोड़ है जो अभी तक बैंकों में जमा हो गया। और अब आगे भी जो है, और अगर हमने उसमें मिलाए तो 30 लाख करोड़ रुपए आप लोगों के घरों से निकाल के बैंकों में जमा करने लगा रहे हैं। सिर्फ वो 4 करोड़, यानी 4 करोड़ और 30 लाख करोड़। अब आप लोग खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो अमाउंट के लिए इतने बड़े लोगों को तकलीफ में डालना, क्या ये सही है? हमारे गांव में एक कहावत है, बोले बंदर बोलता मेरी लाल, बंदर बोलता मेरी लाल, बंदर बोलता मेरी लाल। बंदर बोलता कि मेरी लाल है, बाकी सबकी काली है। यही हाल आज हमारी गवर्नमेंट का हो चुका है कि एक तो गलत कदम उन्होंने उठाया, और उठाने के बाद में फिर वो उछल उछल के कह रही है कि हमारी लाल। क्यों? क्योंकि बोले हमने मुल्क से भ्रष्टाचार को और ब्लैक मनी को हमने खत्म कर दिया है। अब वो ऐसे ऐसे जुमले हैं मेरे पास बोलने के लिए, जो जुमा का मुबारक दिन है और बहुत सारे लोग जो है वो पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। वरना मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया, अरे तुमको अगर लेना ही था तो 6 महीने पहले पूरी तरह से तुम नोटों का इंतजाम करते हैं। नई जो नोट आ रही है 500 की और 2000 की, उसको पूरे बैंकों में पहुंचा देते, उसको पहले निकाल देते आप। वो जब मार्केट के अंदर आती, उसका चलन शुरू हो जाता और उसका स्टॉक पूरे बैंकों में जब भर जाता, उसके बाद आपने बंदी लगाना चाहिए था कि भाई अब जो पुराने 1500 के नोट है वो नहीं चलेंगे। तो चूंकि ये नए नोटों का स्टॉक हो जाता था मार्केट में, इसका चलन भी आम हो जाता था, तो पुरानी जो नोटें हैं ऑटोमेटिकली इतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी आज हो रही है। ना एटीएम के अंदर सेटिंग की हुई, अब बेचारे जंगली सब अनपढ़ बैठ गए हुए हैं मिनिस्टरों की कुर्सी पे, इनको क्या मालूम है कि एटीएम चलाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर जो है वो 6 महीने पहले से उस पर पहले डेवलपिंग टीम उस पर मेहनत करती है, उसके बाद टेस्टिंग टीम उसको चेक करती है वो बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा बोल के, उसके बाद उसको जो है उसका प्रोडक्शन टीम उसको देखती है, उसके बाद कहीं जाके उसको रिलीज किया जाता है, तब जाके ये पूरे सॉफ्टवेयर वगैरह ये पूरा सिस्टम काम करने लगता है। मालूम ही नहीं उनको लगा हम फैसला देते ही अपने बाप का माल है 2000 की नोट ऑटोमेटिकली एटीएम में से निकलने लगेंगी। अरे ऐसा नहीं निकलती है, उसके लिए पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। मालूम ही नहीं है, अगर 4 किताबें कॉलेज में स्कूलों में जाके पढ़ते थे तो पता चलती थी। और जिन्होंने दावे भी किए कि हमारे पास में इकोनॉमिक की डिग्रियां हैं और हमने कॉलेजों में ये पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, कॉलेजों में खाली टाइम पास करे पोटियों के पीछे, इसके लिए आज ये हाल हो चुका है। अगर तालीम थोड़ी बहुत भी इनके पास में रहती थी, ये नौबत नहीं आती थी। इन्होंने पूरे मुल्क की इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया है। मैं एक टीवी चैनल के ऊपर न्यूज़ में देख रहा था कि पंजाब, हरियाणा और दूसरे इलाके के लोगों ने अपने अपने कारखाने बंद कर दिए।
3-3 4-4 महीने के लिए सारे मजदूरों को भेज दिए घरों पे, जाओ बोले भाई हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, तुमको मजदूरी देने के लिए पैसे हमारे पास में नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कंपनियां और फैक्ट्रियां महाराष्ट्र में हैं। हमारे गवर्नमेंट ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जो बेचारे पुराने लीडर थे हमारे शरद पवार, और उससे पहले विलासराव नाइक, और उससे पहले जो थे यशवंतराव चौहान, और उससे पहले जो जितने भी जो गुजरे, उन लोगों ने हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के लिए हर ज़िले के अंदर MIDC बनाई हुई है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। वो जो MIDC है उसके ज़रिए से ज़िले के नौजवान वगैरह को रोज़गार मिलते रहता। खुद मेरे अपने ज़िले में तकरीबन आयरन की और स्टील की 500 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। मगर एक दोस्त का वहाँ से फ़ोन आया जिनके बच्चे वगैरह काम करते थे, बोले मौलाना 400 फैक्ट्रीज़ एकदम से बंद हो गई, और ऐलान कर दिया उन्होंने कि 6 महीने तक काम नहीं होगा, 6 महीने के बाद हम लोग खुद वापस से तुमको बुलाएंगे। प्रॉब्लम हो रहा है लोगों के पास, वजह ये है कि वो फैक्ट्रीज जो चलती है वो रॉ मटेरियल लोगों से खरीदती है, बाहर से खरीदती है। अब जिससे खरीदती है उसको 1500 में पैसा दे रहे हैं, वो लेने को तैयार नहीं। मजदूरों को तनख्वाह उसमें दी जा रही है, वो लेने को तैयार नहीं। और इनके पास में वो नए नोटों का स्टॉक नहीं है, तो फिर अब करेंगे क्या? कंपनियां बंद हो रही है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, पूरे मुल्क के रोजगार के ऊपर इसकी वजह से ऐसा इफेक्ट और असर पड़ा, हाहाकार मचा हुआ है। काम धंधे खत्म हो गए लोगों के। जो दुकान वाले रोजाना 1-1 लाख रुपये गल्ला कमाते थे, 5,000 रुपये भी आज उनका गल्ला नहीं रहा। जो 10,000 रुपये रोज गल्ला कमाते थे, आज 1,000 रुपये भी उनका गल्ला नहीं रहा। जो 1,000 रुपये रोज कमा रहे थे, 100 रुपये के लाले उनके आ चुके हैं। बुरा हाल है, पूरे मार्केटों में मातम छाया हुआ है। इसलिए कि अक्सर लोग वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लेके मॉलों में जा रहे हैं। उनको मालूम है वहाँ कैश देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वहाँ से खरीदो और वहीं पे जो है कार्ड के ज़रिए से स्वाइप करो। आज ये नौबत पहुँच चुकी है, बेरोजगारी पूरे मुल्क के अंदर। ये गवर्नमेंट के फैसले से लोग फाका कशी और भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेन जो बात मैंने जिसके लिए ये पूरा आपको सुनाया वो ये कि देखो लोग बहुत परेशान हैं। अभी हमारा ईमान हमको ये इस बात का हुक्म देता है हम लोगों के साथ हमदर्दी का मुआमला करें। ऐसे तमाम लोग जिनके रोजगार चले गए, जिनके घरों पे हालात है, तो हम लोग उनका साथ दें, उनके घरों पे ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाए। ख़ास तौर पे ये जो लोग गली मोहल्ले में नाम की जो तंजीमें वगैरह बनाते हैं, ये उनका भी काम है। जो लीडर अपने आप को कौम के ठेकेदार, गुत्तेदार समझते हैं, अब भीख मांगने को वोट के वास्ते आएंगे आपके दरवाज़ों पे, उनका भी काम है कि पहले अपने मोहल्ले में, बस्ती में कितनों के रोज़गार चले गए, उनके लिए कुछ जुगाड़, कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं तो उसकी फ़िक्र कोशिश करें। उसके बाद ऐसे लोग जिनके घरों में बड़ी बड़ी जिनकी बिल्डिंगें हैं, जिनके पास 4 जन, 5 जन, 8 जन, 10 लोग किराए से, भाड़े से रहते हैं, वो लोग भी अपने किराएदारों के साथ, भाड़े वालों के साथ मालूमात करें उनके भी बेचारों के काम धंधे चालू है या नहीं है। और अगर नहीं है तो उनके साथ भी थोड़ा सा नरमी का मुआमला करे, थोड़ी सी रियायत का मुआमला करे, किराए के उसके मामले में ज़्यादा सख्ती ना करे। ये सब हमदर्दी वाले काम हैं। और तमाम उलामा और तमाम अइम्मा और खुतबा जो इस्लाह मुआशरा का सबक सुनते हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। हमारे उलामा जुमा के दिन ख़ास तौर पे इस फिक्र में होते हैं कि आज क्या टॉपिक पे बात की जाए, तो मैं आपको आज ये टॉपिक देता हूँ। हर आदमी अपने मस्जिद में हमदर्दी, सिला रहमी, और ऐसे हमारे जो मुसलमान भाई हैं जिनके कारोबार वगैरह चले गए, उनके साथ हम किस तरीके का मुआमला कर सकते हैं और किस तरह से उनके साथ हमदर्दी कर सकते हैं। हमदर्दी के ऊपर और अपने अहलो अयाल और रिश्तेदारों पर खर्च करने के ऊपर ही हम लोग बयान करें और उसी के लाइन से लोगों को तरगीब दें ताकि कौम में हमदर्दी बढ़े, कौम के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़े, हमारे समाज और मुआशरे के अंदर। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जुमा का मुबारक दिन है, सूरह कहफ की तिलावत याद से करे, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े और दुआएं करते रहे पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए जिन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है। अल्लाह तबारक व ताला इस मुल्क के बेचारे आम जो गरीब लोग हैं उनके जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।